3 अमीर और 2 गरीब प्रेग्नेंट बहू। मानवी और पूर्वा रसोई घर में कामकाज कर रही थी। तभी एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। अरे पूर्वा, ये आवाज कैसी है? जीजी, ऐसा जान पड़ रहा है जैसे बाहर कोई परात पीट रहा है। आवाज को भागती हुई जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी हॉल में आती हैं तो वह देखती हैं कि उसकी सास राजरानी हाथों में बड़ा सा परात लिए उसे पीटते हुए बोलती है, बधाई हो मेरी बहुरानियों, आज तुम तीनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। क्या बात है माँ जी, आज आप बहुत खुश हैं। क्यों ना हो खुश, मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, इसलिए गौर से सुनो। अब से तुम दोनों गरीब मेरी तीनों गर्भवती बहू की देख रेख करोगी। इनके खान पान से लेकर दवा दारू का खराई से ख्याल रखना। भूल से भी भूल करने की गुस्ताखी मत करना, वरना तुम गरीबों की खैर नहीं। मानवी और पूर्वा के लिए यह पहली दफा ना था जब राजरानी उन्हें खरी खोटी सुना रही थी। दरअसल इसके पीछे बसा बड़ा कारण यह था कि राजरानी की 3 बहू तान्या, मौली और रायना अमीर घर से आई थीं, जबकि मानवी और पूर्वा गरीब घर से थी। इसलिए राजरानी रोजाना उनके आगे अपनी रईसी का रुझान दिखाया करती। अब दोनों गरीब बहू तीनों अमीर बहू के गर्भावस्था में खास ख्याल रखती, मगर एक दिन दोनों बहुएं बेहोश हो जाती हैं, जिसे देखकर राजरानी डॉक्टर को बुलाती है। मुबारक हो राजरानी जी, आपकी दोनों बहू 2 महीने प्रेग्नेंट है, मगर इन्हें अंदरूनी कमजोरी है, इसलिए आपकी बहुओं को बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के जाते ही राजरानी बुरा सा मुंह बनाकर बुदबुदाते हुए बोलती है, नाश पीटे, इन बैरन बलाओं का बेफजूल में बेहोश होकर पैसों का चूना लगवा दिया। अरे अब पसरी क्या हो, बहुत हुई तुम दोनों की पलंग तोड़ने की परंपरा। फुहर पना छोड़कर फौरन रसोई घर का रुख करो। दोनों गरीब गर्भवती बहू रसोई घर में आकर काम करती हैं। तभी तान्या की आवाज आती है, पूर्वा, जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ। जी अभी लाई भाभी। कुछ देर बाद, ये लीजिए भाभी। अरे ये जूस ला रही थी या बीरबल की खिचड़ी बना रही थी? भाभी, प्रेगनेंसी के समय में ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, इसलिए बस जरा देरी हो गई। आहा, ये प्रेगनेंसी का पाठ किसी और को पढ़ाना, सब समझती हूँ मैं। जानबूझकर देरी से जूस लेकर आई है। गुस्से में आकर तान्या तेज आवाज से चीखती है। अपनी सास राजरानी को कमरे में बुलाकर 1 की 2 लगाती है, जिसे सुनकर राजरानी बेचारी बहू पर बिगड़ जाती है। क्यों रे करमचली, कल मुही, तू अपने भुअर पने के चलते मेरी फूल सी बहू को देर से जूस देगी। अब अगले 2 दिन तक तेरा दाना पानी बंद। मगर माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। राजरानी अपनी अमीर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर गरीब गर्भवती बहू पर न सिर्फ बातों के बाण चलाती है, बल्कि अगले 2 दिन तक उसका दाना पानी बंद करके उस दोष की सजा देती है जो उस बेचारी ने किया भी ना था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। तीनों अमीर बहुओं के मायके से खूब सारा खान पान का सामान और ढेरों तोहफे आते थे। तीनों अमीर बहू महंगे उपहारों के जरिए अमीर बहू गरीब बहू का उपहास उड़ाती हैं। अरे मानवी, ये देखो, हम तीनों बहू के मायके से हमारे होने वाले बच्चों के लिए ढेर तोहफे, कपड़े लत्ते और खूब सारा खान पान का सामान भी आया है। तुम दोनों के मायके से कुछ ना आया? अरे मौली, तुम भी किससे पूछ रही हो? इनके गरीब बाप ने तो ब्याह के दिन ही अपना पल्ला झाड़ दिया था। अपनी गरीबी का मजाक बनता देखकर लाचार बहुओं के आंखों से आंसू छलक जाते हैं। फिर एक शाम, माँ जी, आज ना मुझे मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है। मौली को भी मालपुए बेहद पसंद है। माँ जी, मुझे भी कल से पंचमेवे की खीर खाने का बड़ा जी कर रहा है। अरे बहू, तो कल क्यों नहीं बताया? प्रेगनेंसी में जी नहीं मारते। मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बहुओं के बच्चे तंदुरुस्त पैदा हों। पूर्वा, अरे मानसी, कहाँ मर गई हो दोनों की दोनों? जी माँ जी, कहिए। ये पैसे पकड़ो और बाजार से सामान ले आओ। मेरी बहुओं को मालपुए और पंचमेवे की खीर खानी है। माँ जी, यहाँ से बाजार 2 मील दूर है। 10-20 रुपए और दे दीजिए ताकि हम रिक्शे से चले जा सकें। आखिरकार हमारा 8वां महीना चल रहा है। अच्छा, तो अब लाडो रानी रिक्शे पर बैठकर बाजार जाएंगी? तुम गरीब के इतने शौक शोभा देते नहीं है, और गर्भावस्था में पैदल चलना जच्चा और बच्चा दोनों के लिए लाभदायक होता है। अब जाओ जल्दी।
सास के ताने बाने सुनकर बेबस बहू तेज डगर से बाजार आती है और थकी मंदी घर आकर खाना बनाने में जुट जाती है। मालपुए देखकर गरीब गर्भवती मानवी का मन भी ललच उठता है, तो वहीं पूर्वा के जी में भी पंचमेवे की खीर खाने की लालसा जाग उठती है। तभी राजरानी रसोई घर में आती है। अरे खीर बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, इतनी देर लगती है? बस माँ जी बन गया। लाओ दो। माँ जी एक आधा मालपुआ मैं भी ले लूं, वो मुझे भी बड़े दिनों से मीठा खाने का मन हो रहा है। हाँ माँ जी आधी कटोरी खीर मुझे भी दे दीजिए, बड़ा मन है खाने का। बेड़ा गर्क हो तुम पिटल्लुओं का। अरे तुम्हारे बाप ने तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, फिर किस हक से ये मेवे मिष्ठान भरे और पकवान चाहिए? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ये रूखी सूखी रोटी पर भी आफत कर दूं। गनीमत समझो कि तुम दोनों गरीब बहुओं को दाना पानी मिल रहा है। राजरानी के बेरुखे बर्ताव को देखने के बाद दोनों गरीब बहू अपना मन मार लेती हैं। कुछ ही दिनों में वह गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती हैं, जिसके साथ सेहत उनका साथ छोड़ने लगती है। बावजूद इसके तीनों बहू सारा दिन उन्हें अपनी जी हजूरी में उलझाए रखती, ऊपर से सास का सताव भी सहना था। एक दिन की बात है। माँ जी हम दोनों का ये 9वां महीना लग गया है, बेहतर होता जो आप थोड़ा बहुत फल फलाहार ला देती। महीने भर में जो ही सेहत जुट जाती और दुर्बलता दूर होती। अरे मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंधे हैं जो फल खरीद लाऊं? अरे हमारे जुग जमाने की औरत रूखा सूखा खाकर भी हट्टे कट्टे बच्चे जनती थी। तुम दोनों गरीब के लिए तो पेट पहाड़ है, ये फल फ्रूट खरीदने के लिए मेरे पास एक भी बूटी कौड़ी नहीं है। इस तरह राजरानी टेढ़ा जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। फिर एक दिन, अरे ओ गरीब की बेटियों, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी तीनों बहुओं का ख्याल रखना। कुछ ही देर में तीनों बहुओं को डिलीवरी का दर्द उठता है, जिसे देखकर मानवी कहती है, पूर्वा लगता है इन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, जल्दी से द्वार से कोई गाड़ी रोको, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। एक दूजे की मदद से वह तीनों को लेकर अस्पताल लाती हैं, जहां डॉक्टर उन्हें भर्ती करते हैं। उसी दौरान गरीब बहू को भी दर्द उठता है। कुछ देर बाद राजरानी वहां पहुंचती है। डॉक्टर मेरी बहू ठीक तो है? देखिए, आपकी 3 बहू का केस समझ से परे है। इनके गर्भ में पल रहा बच्चा जरा भी हलचल नहीं कर रहा। हमें फौरन इनकी सिजेरियन डिलीवरी करनी होगी। सभी डॉक्टर 5 बहू की डिलीवरी करते हैं। तभी गरीब बहू के कमरे से बच्चे की किलकारियां गूंज उठती हैं और डॉक्टर कहता है, मुबारक हो माता जी, आपकी दोनों बहू को जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं। और मेरी तीनों बहू को बेटी हुई है या बेटा? माफ करना माता जी, आपकी तीनों बहुओं के बच्चे पेट में ही मौत के कौर हो गए थे। ये सुनकर राजरानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह भीतर आती है, जहाँ उसकी 5 बहुएं एक दूजे के बगल में लेटी थी। माँ जी चुप हो जाइए, मैंने और पूर्वा ने ये तय किया है कि हमारे आंखों के तारे हम तान्या, मौली और रायना को देंगे। मगर मानवी, तुमने 9 महीने की तकलीफ सहकर इसे जन्म दिया है और अब तुम हम तीनों के लिए इतना बड़ा त्याग करोगी? तो क्या हुआ भाभी, मेरा और पूर्वा का बच्चा पलेगा तो परिवार में ही। आज ये देवकी अपना लाल आपको देती है। ये देखकर राजरानी के दिलो दिमाग में बीती बुरी छवि उभर आती है और वह कहती है, इतना बड़ा बलिदान बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारी गरीबी को लेकर हमारे गई गुजरी ताने बाने दिए। शायद मेरे ही ज्यादती और जुल्म की कटनी इन तीनों बहू ने अपने कोख के द्वारा काटी है। माँ जी ऐसा न कहिए, जो हुआ उसे बुरा दौर समझकर भूल जाइए। उस दिन के बाद से गरीब बहू के लिए हालत बदतर से बेहतर हो जाती है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से राजरानी अमीर और गरीब में कभी भेदभाव नहीं करती। सच है दर्शकों, इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्मों की सजा धरती पर ही काटनी होती है। अरे बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि तू घर पर आ गई। अब मैं तेरी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। वैसे भी मुझे तेरी सास पर जरा भी भरोसा नहीं है, पता नहीं कहीं मेरी बेटी की देखभाल में कोई कमी न छोड़ दे। अरे माँ, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। वैसे मेरी सास भी बहुत अच्छी है, उसने तो अभी से आने वाले बच्चे के लिए खिलौने कपड़े लाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अब तो तुझे तेरी सास ही अच्छी लगेगी, माँ से थोड़ी प्यार करती है तू। अरे माँ, गुस्सा क्यों होती हो? आप तो जानती हो ना, आप मेरी इकलौती माँ हो, और फिर मेरा ख्याल इस समय आप नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? अच्छा चल ठीक है, जा तू जाकर आराम कर ले। मैं करिश्मा से बोलकर तेरा खाना तेरे कमरे में ही भिजवा देती हूँ।
करिश्मा लीलावती की बहू थी। इस समय करिश्मा और उसकी बेटी संजना दोनों ही गर्भवती थी। करिश्मा रसोई में भरी गर्मी के अंदर खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ, अब क्या करूँ? मेरे अलावा खाना बनाने वाला भी तो कोई नहीं। बस कुछ ही देर में खाना भी बन जाएगा। करिश्मा, ओह करिश्मा, कहाँ है तू? अरे क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही करिश्मा? लीलावती करिश्मा को आवाज देते हुए रसोई में पहुंच जाती है और उसे खाना बनाते हुए देख लेती है। अरे शाम से रात हो गई, क्या तेरा खाना अभी तक नहीं बना है? कितनी देर से तू रसोई में ही घुसी है? अरे मेरी बेटी वहाँ भूखी प्यासी अपने कमरे में आराम कर रही है, क्या तुझे थोड़ी भी उसकी चिंता नहीं? माँ जी, इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मुश्किल क्या हो रहा है? तेरे जैसी जवान होने पर तो मैंने घंटों घंटों खड़े होकर कितने लोगों का खाना रसोई में बनाया है, और तुझे देखो जरा सा तोता पालकर बहाने ही बनाती है। अपनी सास के ताने सुनकर करिश्मा बेचारी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खाना बनाती रहती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद करिश्मा सबसे पहले खाना परोसकर संजना को उसके कमरे में देने जाती है। अरे भाभी, आप क्यों खाना लेकर आई हो? आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाओ आप जाकर आराम कर लो, खाना मैं सबको परोस देती हूँ। लेकिन माँ जी तुम्हें काम करते हुए देखेंगी तो मुझ पर नाराज हो जाएंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला? वो क्यों तुम्हारे ऊपर नाराज होंगी? तुम भी तो गर्भवती हो और तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम जाओ आराम करो, मैं सबको खाना परोस दूंगी। संजना की बात सुनकर करिश्मा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कुछ ही देर में संजना सबको खाना परोसने लगती है। ये देखकर करिश्मा की माँ लीलावती उससे कहती है, अरे बेटी, ये सब तू क्या कर रही है? ये सब छोड़ और आराम से कुर्सी पर बैठ जा। अरे करिश्मा, ओ करिश्मा, कहाँ मर गई? क्या इसे घर के एक भी काम नहीं दिखाई देते? माँ, अब करिश्मा भाभी को क्यों बुला रही हो? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें मत बुलाओ, हम खुद खाना लेकर खा लेंगे। अरे कोई तबीयत खराब नहीं हुई है उसकी, महारानी को बहाने ही बनाने आते हैं बस। तू तो बस उसके बहानों के आगे फंस जाती है। आखिर तू इतनी भोली जो है। माँ, मैंने खुद उनकी हालत देखी है, वो सच में बीमार हैं। अपनी बेटी संजना की बात सुनने के बाद ना चाहते हुए भी लीलावती को चुपचाप खाना खाना पड़ता है, लेकिन लीलावती मन ही मन करिश्मा को कोसने लगती है। करमजली पता नहीं क्या जादू करके बैठी है मेरी बेटी के ऊपर। अब तो मेरी बेटी भी उसके पक्ष में बोलती है, इसको तो मैं देख लूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीलावती कपड़े इकट्ठे करके उनका ढेर लगा देती है और करिश्मा को आवाज लगाकर कहती है, करिश्मा, ओ करिश्मा, अरे कहाँ मर गई तू? पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मेरी आवाज का घूंट पीती रहती है। करिश्मा का अभी छठा महीना चल रहा होता है। वो आराम आराम से चलते हुए आती है और लीलावती से कहती है, माँ जी, वो मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। अरे ये सब छोड़ और ये देख, इन कपड़ों को अच्छे से धो दे। मेरी बेटी संजना जब से आई है उसके सभी कपड़े गंदे पड़े हैं, सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं ये सारे कपड़े धो देती हूँ। करिश्मा चुपचाप अपनी सास की बात मानकर कपड़े धोने लगती है, जिसके बाद वो बेचारी उन कपड़ों को छत पर ले जाकर सुखाती भी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। आज तो पूरा दिन ही हो गया मुझे काम करते हुए, थोड़ा भी आराम नहीं किया है। थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर शाम का खाना भी बनाना है। ऐसा सोचकर करिश्मा बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन लेटे हुए उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद शाम के 7 बज जाते हैं और लीलावती जोर जोर से पूरे घर में करिश्मा को आवाज लगाने लगती है। हद ही हो गई है, शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन महारानी है कि अभी नींद से नहीं जगी है। आखिर ऐसी कौन सी कमाई की है इसने? अभी से बताती हूँ। लीलावती तुरंत करिश्मा के कमरे में जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद बेचारी करिश्मा मायूस होकर नींद से जागकर रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीलावती अपनी बेटी संजना के लिए 1 गिलास दूध, केसर और ड्राई फ्रूट्स डालकर अपनी बेटी को देने के लिए जाती है। अरे संजना, ये देख, मैं तेरे लिए इतना अच्छा दूध बना कर लाई हूँ। इसमें केसर भी है और ड्राई फ्रूट भी है। ये तेरे अंदर खून बनाने में काम आएगा। अरे जब बच्चा पेट में होता है तो शरीर में खून की कमी होने लगती है। अरे माँ, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो कि बस क्या बताऊँ। अब लेकर आई हो तो चलो, मैं इसे पी ही लेती हूँ। एक तरफ लीलावती अपनी बेटी संजना का बहुत ख्याल रखती है, तो दूसरी तरफ वो अपनी बहू करिश्मा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। लीलावती करिश्मा से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, जिसकी वजह से बेचारी करिश्मा बहुत उदास रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे करिश्मा और संजना को पूरे 9 महीने हो जाते हैं।
एक दिन लीलावती अपनी बेटी संजना को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, अरे बेटी, अब तुम्हारा समय होने वाला है, तो मुझे तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए एक झूला और कपड़े लेकर आने हैं। तुम आराम करो और याद से दूध पी लेना, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। ठीक है माँ, साथ में करिश्मा भाभी के होने वाले बच्चे के लिए भी कपड़े ले आना। हाँ हाँ ले आऊंगी, तू ज्यादा उसकी तरफदारी मत किया कर। ऐसा कहकर लीलावती वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद संजना को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। आई माँ, मर गई। अरे संजना, क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम्हारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। करिश्मा का भी पूरा 9वां महीना चल रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो ऑटो वाले को लेकर आती है और वो जिसमें वो संजना को बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर करिश्मा से इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से करिश्मा को भी पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर नर्स के साथ उसे भी दूसरे वाले बेड पर लिटवा देती है। कुछ ही देर में करिश्मा और संजना को उनके बच्चे हो जाते हैं। संजना को एक प्यारी सी बेटी होती है और करिश्मा को एक प्यारा सा बेटा। तभी वहाँ लीलावती पहुँच जाती है। अरे संजना, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लीलावती के आते ही संजना करिश्मा के बारे में उसे सब कुछ बताती है कि किस प्रकार वो इतनी मुसीबत उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आई। ये सुनने के बाद लीलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए धरे पर बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हमेशा तेरे ऊपर अत्याचार भी किए। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे किसी भी बात से आपत्ति नहीं है। अपनी बहू का ये व्यवहार देखकर लीलावती बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाती है। उस दिन के बाद से लीलावती अपनी बहू और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं करती और दोनों को एक बराबर प्यार करती है। सरस्वती सुनसान सड़क से देर सांझ अपने गांव बिलासपुर की ओर बढ़ती हुई कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा, मेरी तीनों गर्भवती बहू भूखी हैं। सरस्वती बनिए की दुकान पर आकर कहती है, बिरजू, जरा जल्दी से 5 किलो आटा और 4 किलो चावल तौल दो। सरस्वती के सारे पैसे बनिए के गल्ले में चले जाते हैं। वो राशन पानी का सामान खरीद कर घर में दस्तक देती है, जहाँ उसकी तीनों गर्भवती बहू भूखी बैठी हुई थीं। अरे मेरी बहू, बस थोड़ा सा और सब्र बांध लो, मैं अभी चूल्हे पर खाना चढ़ा देती हूँ। अरे माँ जी, तीन बहू के रहते आप क्यों खाना पकाओगी? हाँ माँ जी, एक तो इस बढ़ते बुढ़ापे में हम तीनों गर्भवती बहुओं की भूख का बोझ उठाने के खातिर आपको दूसरों के यहाँ चौका बर्तन करना पड़ रहा है। अरे हम तीनों ने जरूर पिछले जन्म भले कर्म किए थे, जो इस कलयुग के दौर ने सतयुग के जमाने जैसी सांस मिली है। ये तो तुम तीनों का बड़प्पन है मेरी बहुओं, वरना मैं बूढ़ी तुम तीनों को इस गर्भावस्था में भी 2 वक्त की रोटी भी समय से नहीं खिला पा रही हूँ। माँ जी, अगर हम तीनों की पतियों के साथ वो घटना ना घटी होती तो आज हमारे घर का मंजर कुछ और ही होता। दोस्तों, आज के दौर में सास बहू के बीच बेशुमार प्यार देखकर आप भी असमंजस में पड़ गए ना? आइए कहानी के पिछले भाग से एक नजर गौर फरमाते हैं। रमीला, शर्मिला, उर्मिला, तुम्हारे पैरों के नीचे जो अक्षत कलश रखा है उसे अपने दाहिने पांव से लगाकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। बिलासपुर गांव की सीमा में रहने वाली सरस्वती देवी के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश, जिनकी शादी सरस्वती ने एक ही मंडप में रमीला, शर्मिला, उर्मिला नाम की 3 घराने की लड़कियों से की थी। उसके तीनों बेटे शहर के मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर जमे हुए थे। तीनों की तनख्वाह काफी भली थी। अरे मेरी बहुओं, शादी ब्याह के घर में तुम तीनों बेहद थक गई होगी, जाकर आराम कर लो, सवेरे उठना भी तो होगा। तीनों बहुएं अपने पतियों के संग कमरे का रुख करती हैं। गुजरते दिनों के साथ तीनों की शादी को सप्ताह होने को आ जाता है। एक सुबह, माँ, कल देर रात दिल्ली ऑफिस से मेरे बॉस का फोन आया था, हमें आज ही वापस जाना होगा, काम ज्यादा बढ़ गया है। अरे ये क्या बात हुई, बोलो। भला शादी को सही ढंग से 1 सप्ताह भी नहीं बीता और तुम तीनों जाने की बात कर रहे हो। अरे हमारी अम्मा, लुगाई के साथ कमाई भी तो जरूरी है, अगर तुहार बिटका कमाई नहीं तो मेहरिया के खिलाई का। माँ, सुरेश की बिहारी बोलबाले को सुनकर सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है और महेश कहता है, माँ, आज सांझ की ट्रेन है, स्टेशन के लिए अभी निकलना होगा। शादी के सप्ताह भर बाद ही तीनों शहर रवाना हो जाते हैं, मगर आधे रास्ते ही ट्रेन हादसे में तीनों स्वर्ग सिधार जाते हैं। उन तीनों के नाम मरने वालों की श्रेणी में शुमार हो जाते हैं। समाचार संचार के माध्यम से ये खबर तीनों को पता चलती है।
सरस्वती भगवान से कहती है। अरे ओ आसमां में रहने वाले, आखिर क्या मिला तुझे मेरी बहुओं की मांग सुनी करके? तेरे समय के चक्र ने मेरी बहू को सुहागन से अभागन बना दिया। तीनों की आकस्मिक मौत से सरस्वती और उसकी तीनों बहुएं गहरे शोक के समंदर में डूब जाती हैं। समय के साथ उनके घर की आर्थिक दशा भी दयनीय हो जाती है। खाने में क्या बनाऊं? अन्न एकदम शेष हो चुका है। भंडार घर के भीतर कुछ भी अन्न नहीं बचा। इस दुनिया के रचैया ने सारे दुख दर्द हम सास बहू की झोली में भर दिए। पहले घर की खुशहाली बदहाली में बदल गई और आज ऐसी दिन दशा आन पड़ी कि दाने दाने पर मोहताज हो गई है। भूख के मारे उसकी तीनों बहुओं की हालत बद से बदतर हो जाती है, जिसके बाद तीनों मुंह पकड़े बाथरूम की ओर अग्रसर होती है। कुछ देर बाद, क्या बात है, तुम तीनों ठीक तो हो? पता नहीं माँ जी, पिछले 1-2 दिन से जी बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। माँ जी, मेरी तो उल्टी ही बंद नहीं हो रही। हाँ सासू माँ, मेरे सर में भी बेहद भारीपन है। ऐसा सुनते ही सरस्वती के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो रसोई घर का रुख करके थाली पीटते हुए बाहर आती है। मुबारक हो मेरी बहुओं, तुम तीनों गर्भवती हो। माँ जी, आपको कैसे मालूम? अरे मेरी बहू, तेरी सास सालों धाय रह चुकी है। किसी का पाँव भारी हो और मुझे पता न चले, ऐसा अब तक नहीं हुआ। ये खुशी की खबर भी तब मिली जब मेरी तीनों बहुएं बेवा हो गई। ऐसी हालत में ज्यादा देरी भूखे रहना भला नहीं है। मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सरस्वती बनिया के पास आकर राशन की मांग करती है। देखो सरस्वती काकी, मैं ठहरा बनिया, बोनी बट्टे से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। 20 रुपए से ज्यादा का उधार बाकी नहीं दे सकता। भला 20 रुपए में मैं अपनी 3 गर्भवती बहू का पेट कैसे भरूंगी? एक काम कर भाई, आधा किलो आटा तौल दे। सरस्वती आटे की रोटियां बनाकर अपनी बहू को परोसती है। बहू, इस घनघोर गरीबी ने तुम्हारी सास को इस कदर घेर लिया है कि इस गर्भावस्था में भी तुम तीनों को सूखी रोटी खानी पड़ रही है। माँ जी, इस रोटी में भी सास का बेशुमार प्यार सराबोर है। इसके साथ भला भाजी तरकारी की क्या जरूरत? तीनों रोटियों को सास के साथ साझा करके खाती हैं। तीनों के गर्भावस्था का चक्र बढ़ता जाता है। अब तक तो सरस्वती जैसे तैसे अपनी तीनों प्रेग्नेंट बहुओं के पेट की आग बनिए के उधार से बुझा रही थी, मगर अब बनिए ने भी उधार देना बंद कर दिया था। हे विधाता, ये तेरा कैसा विधान है? मेरी तीनों बहुएं पेट से हैं, मेरे पास कोई काम काज नहीं, उन्हें क्या खिलाऊंगी? बेचारी बूढ़ी गरीब सास अपनी प्रेग्नेंट बहुओं का पेट भरने के लिए मौसम की मार झेलकर काम की तलाश में दर दर भटकती है। हर जगह हाथ पांव मारकर देख लिया, कहीं कोई काम न मिला। सवेरे से सांझ हो गई। ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हालातों से मजबूर होकर अपनी गर्भवती बहू की भूख मिटाने के लिए सरस्वती भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। चलो, तीनों बहू के भोजन का बंदोबस्त हो गया। घर आकर सरस्वती कहती है, अरे खाने का पत्तल तो 2 है और बहू 3, अब क्या? एक काम करती हूँ, तीनों बहुओं के बीच बराबर खाना बांट देती हूँ। खाने की कमी के कारण सरस्वती अपने तीनों बहुओं का पेट भरकर उनसे छिप छिपाकर खुद भरपेट पानी पीकर सो जाती। ऐसे ही दिन, सप्ताह और सप्ताह 8 महीनों में ढल जाता है और तीनों प्रेग्नेंट बहुएं गर्भावस्था के अंतिम महीने में कदम रखती हैं। ये तो रहा पिछला भाग। आगे की कहानी के लिए अंत तक बने रहिएगा। बहुओं, मेरी सारी तमन्नाएं तुम तीनों से जुड़ी हैं। जल्दी से इस दुखियारी बुढ़िया को पोते पोती दे दो। एकाएक रमीला को प्रसव पीड़ा उठती है। आह सासू माँ, लगता है रमीला को प्रसूति पीड़ा शुरू हो गई है। मुझ गरीब सास के पास इतने पैसे नहीं जो इन तीनों के बच्चे अस्पताल में पैदा हों। बहू, हिम्मत की पट्टी बांध। उर्मिला, शर्मिला बहू, जल्दी से गर्म पानी, सूती कपड़े का जुगाड़ करो। कुछ ही पलों में रमीला एक बेटे को जन्म देती है। तभी उर्मिला शर्मिला को भी दर्द उठता है। आह माँ, लगता है इन तीनों के बच्चा जनने की तारीख आज ही है। सरस्वती एक सांस में कभी शर्मिला को संभालती तो कभी उर्मिला को। कुछ देरी के पश्चात वो दोनों 2 बेटियों को जन्म देती हैं और सरस्वती कहती है, गर्भ से ही गरीबी झेल कर भी तीनों एकदम हष्ट पुष्ट पैदा हुए हैं। बहू, आज तुमने अपनी गरीब सास को ये नायाब तोहफा देकर मुझे सबसे अमीर कर दिया। उस गरीबी में भी आज सरस्वती के चेहरे पर सुकून था। वो खुद को ऊंचाई के शिखर पर देख रही थी, क्योंकि उसने पिछले 9 महीने अपना पेट काट कर जिस आस से अपनी प्रेग्नेंट 3 बहुओं का पेट भरा, आज वो आस उसकी बूढ़ी आंखों के सामने सुशोभित थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अरे बहुओं, कहाँ मर गई तीनों की तीनों? अरे सवेरा हो गया है, क्या तुम्हारी आंख अभी तक नहीं खुली? अपनी सास की आवाज सुनकर अंगूरी की तीनों बहुएं नींद से जागकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती हैं। उस समय घड़ी में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। तभी अंगूरी की सबसे छोटी बहू भारती अंगूरी से कहती है, अरे सासू माँ, काहे इतना चिचिया रही हो सुबह के 5 बजे? हाँ, कानो आफत आ गई है क्या? तभी अंगूरी की बहू कोमल उससे कहती है, अरे अभी तो चंद्रमा भी ढले नहीं होंगे। सासू माँ, आपने तो मेरी नींद खराब कर दी। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपने हमें 5 बजे ही उठा दिया? अरे अगर तुम दोनों ही इतना बोलती रहोगी तो सासू माँ जी क्या बोलेंगी?
जरा उनकी तो सुन लो। माँ जी, आप अपनी बात कहिए। अरे नासपीटियो, तुम्हें याद नहीं है कि बाबा ने क्या कहा था? सुबह उठकर 5 बजे जंगल में जाकर पूजा करनी होगी, तभी भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हें तीनों को सुंदर से पुत्र होंगे। अरे हाँ, सही कहा। अब हमें जल्दी से पूजा के लिए निकल जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। वे तीनों जंगल में पूजा करने के लिए निकल जाती हैं। जंगल में पूजा करने के बाद वो तीनों आपस में बात करती हैं। जब देखो माँ जी हमारे साथ यही करती हैं, कभी 5 बजे पूजा करवाती हैं तो कभी कुछ और करवाती हैं। अरे जब किस्मत में हमें बच्चे मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, इतना कुछ करने से कुछ नहीं होगा। देखो जो भी हो, माँ जी का दिल रखने के लिए हमें ये सब कर लेना चाहिए। अरे जल्दी जल्दी चलो, काफी देर हो गई है। हमें अपने पतियों के लिए नाश्ता भी बनाना है और बाकी के घर के काम भी करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, यही तो रह गया है बस अब। वो तीनों घर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उन तीनों के पति तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठते हैं, वो अपनी माँ अंगूरी से कहते हैं, अरे माँ, ये सब क्या चल रहा है? आपको कोई कुछ भी कह देता है तो आप उनकी बातों में आ जाती हो। इस भ्रम से निकल जाओ, ये पूजा पाठ से बच्चे नहीं होते। हाँ माँ, जो किस्मत में है वही मिलेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों ना डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर देखेंगे तो हमें कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अरे तुम तीनों की तो बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। लगता है तुम तीनों की पत्नियों ने तुम्हें भड़का दिया है। खुद उन तीनों से तो बच्चे पैदा हुए नहीं, जो अब तुम तीनों को मुझसे लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। ओहो माँ, ये आप क्या बात कर रही हो? भला वो बेचारी हमसे क्या कहेगी? आप हो ना इतना कुछ कहने के लिए। उन तीनों को मेरी मानो तो बड़े भैया सही कहते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें कोई ना कोई सलूशन जरूर मिलेगा। मैं आज ही जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, क्या पता हमें कोई ना कोई सलूशन मिल जाए। ऐसा कहकर वे तीनों अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन वो तीनों अपनी पत्नियों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर भारती, कोमल, अंजू के साथ साथ गगन, लकी और प्रदीप का भी चेकअप करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर अंगूरी और उसके तीनों बेटों से कहते हैं, देखिए, कमी ना तो आपकी बहुओं में है और ना ही आपके बेटों में, लेकिन आपकी बहू प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ समय दीजिए, हम इसके बारे में रिसर्च करके आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो सभी वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अंगूरी उन सब से कहती है, अरे देख लिया ना तुम सब ने, मैं तो कहती ही थी कि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। अंगूरी अपनी बात बोल ही रही होती है कि तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। टेलीफोन पर भारती, अंजू और कोमल की माँ कल्याणी होती है। जैसे ही भारती फोन उठाती है, उनकी माँ उनसे कहती है, अरे कल्याणी, तुम तीनों बहनें कैसी हो? तुम्हारी ससुराल में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना बेटा? हाँ माँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप बताइए, अचानक से आपने फोन किया, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, बस मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने दामाद और अपनी तीनों बेटियों को देख लूं। क्या तुम तीनों मेरे तीनों दामादों के साथ घर पर आ जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपसे मिलने एक साथ जरूर आएंगे। इतना कहकर भारती फोन काट देती है और अपनी माँ के बुलाने का न्योता सबको बता देती है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अंगूरी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती है। हाँ हाँ जाओ, मुझे तो लगता है इस कल्याणी की बच्ची ने ही कुछ करवा रखा है, तभी तो इन तीनों को कोई बच्चा नहीं होता। अंगूरी के ऐसा कहने के बाद भारती, कोमल, अंजू तीनों बहुत उदास हो जाती हैं। लेकिन उनके पति उन्हें वहां से ले जाते हैं और अगले दिन वो तीनों कल्याणी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके आने के बाद कल्याणी उनसे कहती है, तुम तीनों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, और साथ में तुम तीनों मेरे दामादों को लेकर आई हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। कल्याणी अपने तीनों बेटियों के साथ साथ अपने तीनों दामादों का अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें नाश्ता करवाती है। नाश्ता करवाने के बाद कल्याणी अपनी तीनों बेटियों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो मेरी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है।
इसीलिए मैं तुम तीनों को एक बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ। वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई सारी विधियां प्राप्त कर रखी हैं। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है, बाबा उसकी दिक्कत को दूर कर देते हैं। आज रात तैयार रहना, हमें उनके पास जाना है। भारती, कोमल, अंजू तीनों ही बच्चे की लालसा में इतनी पागल थीं कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। जिसके बाद रात होते ही वो तीनों अपनी माँ के साथ बाबा के पास जाती हैं। बाबा उन तीनों को देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे मेरी बच्चियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। बस बाबा जी की बूटी को याद रखना और उसे सही समय पर खा लेना। बाबा तीनों को अपनी बूटी देता है, जिसके बाद वो तीनों से कहता है, चांदनी रात के समय ठीक रात के 11 बजे तुम्हें इस बूटी को दूध के साथ पीना है, जिसके बाद तुम तीनों प्रेग्नेंट हो जाओगी और तीनों को बेटे होंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों अपनी माँ कल्याणी के साथ वापस घर लौट आती हैं। 2 दिन बाद चांदनी रात होती है और जैसे तैसे करके वो तीनों 2 दिन बहुत ही मुश्किल से बिताते हैं। चांदनी रात वाले दिन वो तीनों एक साथ रसोई में अपने लिए दूध गर्म करती हैं और उसमें बाबा जी की बूटी डाल देती हैं कि तभी अचानक से उनके घर पर उनकी सास अंगूरी आ जाती है। अरे कहाँ गए सब के सब? कोई घर में है या नहीं? अपनी सास की आवाज सुनते ही वो तीनों दूध के गिलास वहीं रखकर बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसी समय उन तीनों के पति रसोई में पहुंच जाते हैं और दूध से भरे गिलासों को देखकर उन्हें तुरंत पी जाते हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म दूध पीकर तो मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाहर आई हो। वो तीनों अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आंगन में पहुंच जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी ममता है ही ऐसी, तुम्हारी तरफ मुझे खींच लाई। अंगूरी इतना कहती है कि तभी उन तीनों बेटों के पेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये सब देखकर वो सभी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन भारती, कोमल, अंजू को ये पता चलने में देरी नहीं लगती कि उनके पतियों ने बाबा जी की बूटी दूध के साथ पी ली। जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपनी सास को बहुत ही प्यार से समझाती हैं। अरे ये कैसा गजब हो गया? तुम तीनों के पेट की गुल्लक खाली पड़ी है और मेरे बेटों के पेट तो देखो, पूरे 9 महीने की संभावना लग रही है। कुछ ही देर बाद गगन, प्रदीप और लकी को उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। जिसके बाद कल्याणी अपने तीनों दामादों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ ही देर में उन तीनों की डिलीवरी हो जाती है और वो तीनों बहुत ही सुंदर बच्चों को जन्म देते हैं। तभी वो तीनों अपनी सास कल्याणी से कहते हैं, अरे सासू माँ, आज आपकी बदौलत हम तीनों बाप बन गए और इसी के चलते हमें आज औरतों के दर्द का एहसास हुआ। अब जो भी है सब ठीक है, हमारा परिवार पूरा हो गया और हम तीनों को संतान भी है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। उन तीनों के प्रेग्नेंट होने की खबर अखबार में छप जाती है। जिसके बाद वो सब अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में निर्मला अपनी बहू दीक्षा, विकलांग बेटे रवि और 10 वर्षीय पोते टोनी के साथ रहती थी। बेटा और पोता काम करने की हालत में नहीं थे, इसलिए सास बहू ही रसगुल्ले बनाकर छोटी सी मिठाई की दुकान पर उन्हें बेचकर घर का खर्चा चलाया करती थी और सुबह अपनी दुकान खोलकर बेचने लगती है। आइए आइए, रसगुल्ले खा लीजिए, नरम नरम मुंह में एकदम से घुल जाने वाले रसगुल्ले। आइए आइए, रसगुल्ले बिल्कुल ताजे और सस्ते हैं। अम्मा जी, जरा मुझे 1 किलो रसगुल्ले कर दीजिए। ये लो बेटा। लो अम्मा, पैसे। दीदी, जरा 50 रसगुल्ले मुझे भी दे दीजिए और मुझे भी 2 रसगुल्ले के डिब्बे दे दीजिए। जल्दी निकलना है, जरा जल्दी कीजिएगा। अरे अभी कर देते हैं आप सबका। वैसे अनिका भाभी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? अरे क्या बताऊं, भाई की लड़की हुई है ना, तो उसको ये देने जा रही हूँ। अच्छा भाभी, आपको और आपकी भैया भाभी को बहुत बधाई। ये लीजिए आपके 2 रसगुल्ले के डिब्बे। बेटा, ये तुम्हारे 50 रसगुल्ले 200 रुपए के हो गए। ये लीजिए आंटी जी। वैसे आंटी, आपके रसगुल्ले बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बार बार यहाँ आती रहती हूँ। एक एक्स्ट्रा मिलेगा क्या आंटी? शुक्रिया बेटा। हाँ, जरूर, तुम तो हमारी पुरानी ग्राहक हो। बहू, जरा 1 पीस दे दो इसे। ये सुनकर निर्मला की बहू दीक्षा उसे रसगुल्ले का 1 पीस उठाकर दे देती है।
सास बहू के रसगुल्ले इस गांव में बहुत ज्यादा मशहूर थे। इतने की दुकान के खुलने से पहले ही रसगुल्ले के लिए लाइन लग जाती थी और ज्यादातर शादी और पार्टियों में सास बहू ही रसगुल्ले की स्पेशली ऑर्डर लिया करती थी। तभी विनोद काका उसकी दुकान पर आकर कहते हैं, घड़ी खम्मा माता जी, अरे मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, इसलिए मुझे 15-20 किलो रसगुल्ला का ऑर्डर देना था आपको। ठीक है, हम वहीं आकर ताजे रसगुल्ले बना देंगे। ये कहकर विनोद चला जाता है। माँ जी, कितने दिनों बाद हमारे पास पहला शादी का ऑर्डर आया है सर्दियों में। हाँ बहू, वो तो है। ये कहते ही उन लोगों की दुकान पर और भी लोग आ जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके उनकी दुकान के सारे रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। वो देखती हैं कि रवि और टोनी मिलकर सब्जी काट रहे हैं। अरे अरे टोनी बेटा, ये तो क्या कर रहा है? और आप भी क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखो आपका हाथ कितना कट रहा है। हाँ बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? और टोनी, तू भी अपने बाप के साथ लग गया काम करने, हम है ना। अरे मैं तो बस पापा की मदद कर रहा था। पर क्यों, मैं आकर खाना नहीं बना सकती क्या? अरे भगवान, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए सब्जी काटने की कोशिश कर रहा था और अपने हाथ को भी चलाना चाहता था। पता नहीं कब मेरा हाथ ठीक हो पाएगा। अब थोड़ी बहुत तो सब्जियां कट गई हैं। आप दोनों बाहर जाकर काम करते हो, दुकान को संभालते हो, फिर घर आकर खाना ही बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर आप दोनों का काम हल्का कर देते हैं। बेटा, हम दोनों के लिए इतना सोचा तूने, उसके लिए शुक्रिया। पर तेरी तबीयत का ख्याल भी तो हमको ही रखना है ना, इसलिए तू इन सब चक्करों में मत पड़। बस दवाई खा, अच्छा खाना खा और योगा कर। डॉक्टर ने बोला था तू हाथ चलाएगा तो ठीक हो जाएगा। माँ, अभी वही तो करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर देखो ठीक से चाकू भी पकड़ नहीं पा रहा था। पैर तो गए ही गए, हाथ भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए तो आप दोनों को मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है। साथ में टोनी के स्कूल का भी खर्चा भी रहता है। मैं कुछ करने लायक नहीं बचा। बस रवि जी, अब आगे कुछ मत कहिए। घर के प्रति जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी है। आप आराम से बैठना, मैं खाना बनाती हूँ। ये बोलकर अपने पति को सहारा देकर खटिया पर लेटा देती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है, फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। दीक्षा अपने पति को खाना खिलाती है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद वो विनोद काका की बेटी की शादी में रसगुल्ले बना देती है। तभी विनोद आता है। अरे दीक्षा बेटा, रसगुल्ले बन गए क्या? हाँ हाँ काका, बस आप ये रसगुल्ले बाहर ले जाइए, बाकी हम यहाँ से परात और सिलेंडर वगैरह हटाते हैं। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारे रसगुल्ले के 50,000। शुक्रिया अंकल। विनोद रसगुल्ले लेकर चला जाता है। निर्मला सिलेंडर की नोब ठीक से बंद नहीं करती है। इतने में पास में बीड़ी फूंक रहा आदमी बीड़ी फेंक देता है, जिससे वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उन सास बहू की मौत हो जाती है। जिसके बाद दोनों चुड़ैल बनकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा? मेरे पोते की पढ़ाई कैसे होगी? माँ जी, सब खत्म हो गया। उन दोनों का ख्याल अब कौन रखेगा? नहीं भगवान, कुछ तो कीजिए, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है। तभी वो दोनों चुड़ैल वापस से इंसानी रूप में आ जाती हैं। दुनिया वालों के लिए वो मर चुकी थी, लेकिन अपने रवि और टोनी के लिए वो वापस इंसानी रूप में जाती हैं। तभी अकेले में चुड़ैल बहू कहती है, माँ जी, अब तो हम रसगुल्ले बनाकर नहीं बेच सकते हैं, तो क्या करें? मेरे पास एक तरीका है। वो हम आंगन में लगे पेड़ को रसगुल्ले का पेड़ बना देंगे और दूसरा इंसानी रूप धारण करके रसगुल्ले बेचेंगे और उन पैसों से अपने परिवार का पेट पाल लेंगे। अरे वाह माँ जी, आपका तो भूतिया दिमाग चलने लग गया वैसे ही। ये कहते ही दोनों अपनी शक्तियों से आंगन में लगे एक पेड़ को रसगुल्ले का पेड़ बना देती हैं, जिस पर चमकदार रसगुल्ले लटके हुए थे। सास बहू और रसगुल्ला को तोड़कर अपना दूसरा रूप धारण करके रसगुल्ले बेचने लगती हैं। आइए आइए, रसगुल्ले खाइए, नरम नरम रसगुल्ले। अजी, जरा मुझे 2 किलो रसगुल्ले दे दीजिए। अभी देती हूँ। सुनिए, मुझे 100 रसगुल्ले पैक कर दीजिए। ये लो आपके रसगुल्ले, ये रहे 100 रसगुल्ले, लीजिए। शुक्रिया आंटी। अरे जरा मुझे तो रसगुल्ले दीजिएगा। अनिका की बात सुनकर जानकी उसे रसगुल्ले देती है। तभी वो खाकर बोलती है, आहा, आपके रसगुल्ले तो बहुत अच्छे हैं। इसमें किसी का जाना पहचाना स्वाद आ रहा है।
लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती थी वो सास बहू। अच्छा, बिल्कुल आप दोनों सास बहू की तरह ही उनकी भी जोड़ी थी। शुक्रिया। इस तरह रसगुल्ले खत्म होने पर सास बहू अपने रसगुल्ले के पेड़ से और रसगुल्ले तोड़कर लाती है और दुकान पर रसगुल्ले बेचती है और बेचकर अपने घर चली जाती है। उन पैसों को देखकर वो कहती है, बेटा ये ले, तूने मुझसे स्कूल की फीस मांगी थी ना, अपने स्कूल में जमा कर देना। ठीक है माँ। और ये लीजिए आपकी नई दवाई, इसे खा लीजिए। तुम कितनी मेहनती हो दीक्षा, और मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को दे। अरे आप अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छे ही लगते हैं। इस तरह वो दोनों चुड़ैल सास बहू अपना रूप बदलकर रसगुल्ले के पेड़ से रसगुल्ले तोड़कर रसगुल्ले बेचा करती थी, जिससे देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। और वक्त रहते दीक्षा ने अपने पति का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उसका हाथ ठीक हो गया और पैर एक नकली लगवा दिया। वहीं टोनी भी अच्छे स्कूल में पढ़कर एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया था, जिसके स्कूल में फर्स्ट ग्रेड आते थे। वक्त के साथ सास बहू इसी तरह रसगुल्ले बेचती गईं और टोनी 15 साल का हो गया और रवि भी दुकान पर बैठकर रसगुल्ले बेचा करता था। तभी एक दिन कमरे में रवि अचानक से आता है कि उसे अपने माँ और अपनी पत्नी के रूप में दो चुड़ैलें दिखाई देती हैं और वो घबराकर कहता है, माँ ये सब क्या है? आप दोनों इस रूप में क्यों हैं? बेटा हमसे डर मत, क्या बताएं? ये क्या हुआ? कब हुआ? मुझे सब बताइए। मैं बताती हूँ। ये बोलकर दीक्षा उसे उस हादसे से लेकर अब तक की सारी कहानी बयां कर देती है और कहती है, रवि जी ये सब हमने आप दोनों के लिए ही किया था, क्योंकि आप ठीक नहीं थे और टोनी छोटा था। लेकिन अब आप दोनों खुद सब कुछ कर सकते हो और घर की आर्थिक स्थिति रसगुल्ले पेड़ से अच्छी है। रसगुल्ले का पेड़? हाँ, तो अब से रसगुल्ले पर पेड़ से ही रसगुल्ले बेचना। अपनी शक्तियों से हमने आंगन में ही उस पेड़ को उगाया है और अपना ख्याल रखना। हम दोनों को अब जाना होगा। पर माँ, दीक्षा। रवि उन्हें आवाज लगाकर रोने लगता है, पर दोनों उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद रवि रसगुल्ले पेड़ से रसगुल्ले बेचता था और अपने बेटे को